जाति विविधता, भाषाई विविधता इसलिए सर जरूरी है, इसलिए जरूरी है। समझ गए? अच्छा, अब दूसरी चीज सुनिएगा सर, हमने जाति की बात कर ली, हमने भाषा की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र इसलिए भी जरूरी है। अब ये ओरली समझना, एक सरकार होगी, फिर दूसरी सरकार होगी, फिर तीसरी सरकार होगी, और पहली सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार के काम भी अलग अलग होंगे। पहली सरकार सबसे ऊपर सेंट्रल में होगी, उसके नीचे राज्य सरकार होगी जो राज्यों को संभालेगी, फिर स्थानीय सरकार होगी। क्योंकि आप ये सोच के देखो कि अगर आपके गांव की नाली साफ करवानी है तो क्या आप सीधे मोदी जी के पास जाएंगे कि मुझे नाली अपने गांव के साफ करवानी है? नहीं भाई, आप अपने गांव के प्रधान के पास जाओगे। समझ गए? वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत है। तो सर वो ऐसे काम देखेगा क्योंकि उसको आइडिया है कि ये नाली में कितना गंदगी हो सकती है, उसको पता है ये चीज। मोदी जी को इस चीज का आइडिया नहीं है क्योंकि वो सारे गांव थोड़ी ना जा सकते। तो आप कुल मिलाकर के समझ रहे हैं, जनसाधारण को नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार को अपने तंत्र को सुधार करने हेतु इन्हें सख्ती से लागू करवाना चाहिए। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब जनता की समस्याओं का कारगर उपाय ढूंढता है। यही कारण है कि सरकार को लोकतंत्र की मजबूती के लिए कारगर शासन की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ठीक है सर, देश को जागरूक जनता ने सदैव ही शासन को बदला है। यानी सर, देश की जो जागरूक जनता होगी वही शासन को बदल पाएगी। अगर आपके गांव का प्रधान सही तरीके से काम नहीं कर रहा है पर उनके गुण दोषों का पता गुण दोषों का पता चलता रहता है। लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। चलिए, अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात बोलूंगा। जब फ्रांस में मतलब गणतंत्र की स्थापना हुई तो फ्रेंच भाषा को वहां की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। उसके बाद यूरोप के लोगों ने सोचा कि भैया हमारे यहां भी कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो अगर प्रश्न आता है तो आंसर कैसे लिखोगे? गौर से देखो, प्रश्न आता है तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखोगे कि राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि एक समूह का इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिता, जातिवाद और संस्कृति के आधार पे स्वयं को एकीकृत करने से है। यानी स्वयं को एकीकृत करना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद के आधार पे लोग स्वयं के निर्णयों के आधार पे स्वयं का संप्रभुत्व या संप्रभु राजनीतिक समुदाय बनाते हैं। ठीक, अब सर पहला पॉइंट है हमारे पास कि मध्यम वर्ग का उदय। जो राष्ट्रवाद था, इससे मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनमें एक औद्योगिकरण होने से क्या हुआ, जब लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ तो सर सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जिसमें उद्योगपति आते थे, व्यापारी आते थे, सेवा क्षेत्र के लोग आते थे। सेवा क्षेत्र मतलब जिसमें डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, ये सारे लोग आते थे, ये अस्तित्व में आए। ये फोन पर कृष्ण जी का लाइव वॉलपेपर है। विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता की क्या हो गई, विचार लोकप्रिय हो गए। ठीक, आ रही मेरी बात में? सर कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकार, यानी कि कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनको इस बात का अधिकार था कि भैया आपके पास जितनी जमीन है, आपका बेटा होगा उसको उतनी जमीन मिल जाएगी, फिर राजा का बेटा ही राजा बन जाएगा। सो मेनी थिंग्स। आगे देखो, दूसरा पॉइंट, उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। उदारवाद का मतलब क्या होता है कि सर न्याय मध्यम वर्ग के उदारवाद का अर्थ है कि व्यक्तियों के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना, व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार। यानी समान अधिकार चाहिए किसको? उदारवादी लोगों को। उदारवादी विचारधारा का मतलब है कि हमें समान अधिकार चाहिए। ठीक है सर, फ्रांस में वोट देना और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। यानी फ्रांस में ऐसा था कि जो अधिक संपत्ति वाले लोग थे उनके पास ही अधिकार थे, जो आम जनता थी उनके पास अधिकार नहीं थे। फिर उसके बाद अगला है हमारे पास कि संपत्ति विहीन पुरुषों, जो ऐसे पुरुष जिनके पास संपत्ति ही नहीं। और बच्चों ये एक राज्य है, एक राज्य से हमें दूसरे राज्य में जाना है, तो जब जाना है तो मुझे टैक्स देना पड़ता था। और दूसरी चीज है कि इस राज्य की दूसरी मुद्रा होती थी, इसकी दूसरी मुद्रा होती थी। इससे लोगों को तकलीफ होती थी क्योंकि बार बार मुद्रा को बदलना पड़ता था। तो सर 1834 में जर्मनी के राज्य प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जो है उसका गठन करते हैं और उसके बाद शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जाती है, जो कि नई भावना। 1815 में क्या कि स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, है ना, चर्च, राजशाही का मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, चर्च वाले लोग थे,
सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा क्रांतिकारियों का उदय होता है। जैसे मैं फ्रांस की अगर बात करूं तो सर मैथ्सनी, अब अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो नेपो, तो सर क्रांतिकारियों का उदय हो जाता है। 2 पॉइंट और इसमें है। एक है हमारे पास भाषा। जैसे फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो सर फ्रांस में जो फ्रेंच भाषा थी उसको वहां की राष्ट्रभाषा बनाया गया, है ना। अगर फ्रांस में बात करें तो सर पेरिस में भाषा बोली जाती थी जिसका नाम था फ्रेंच भाषा, तो सर फ्रेंच भाषा को वहां की राष्ट्रीय भाषा बनाई गई। तो सर भाषा ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद इसके सदस्यों ने राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा का सहारा ले लिया। पोलैंड में रूसी भाषा को प्रारंभ किया गया। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। वो क्या रहा था कि 1821 में, बहुत ध्यान से समझना, 1821 में जो यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, जो यूनानी लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया। डाउट्स ना हिचकी की तरह होते हैं। संधि के बाद जो यूनान होता है उसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है। तो अभी आपने एक एमसीक्यू भी पढ़ा था कि भैया कौन सी संधि के माध्यम से कुस्तुनतुनिया का दर्जा मिल जाता है। तो अभी आपने एक एमसीक्यू भी पढ़ा था कि भैया कौन सी संधि के माध्यम से कुस्तुनतुनिया मतलब कौन सी संधि के माध्यम से यूनान को क्या मिल जाता है, स्वतंत्र राष्ट्र की का दर्जा मिल जाता है। सर पानी चाहिए थोड़ा सा। ठीक, आ गई बात समझ में। चलो अब अगला सवाल हमारी नजरों के सामने क्या है, देखो अगला है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है और इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कर दो। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कृषि अगर नहीं होती, मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी एक कृषक हैं, ठीक, तो आपके लिए यह सवाल का आंसर देना बहुत आसान है। यदि मैं आपसे पैसा कम नहीं होगा ना। भारत में तेल, जो कि आप पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं, जो ईरान से मंगवाता है भारत, दूसरे देशों से लेता है, रूस से लेता है। अगर सोचो भारत में तेल की बड़ी बड़ी खदानें होती, तेल बहुत ज्यादा पैदा होता भारत में, तो क्या भारत को दूसरे देश से तेल लेना पड़ता? नहीं। तो भारत का पैसा बढ़ता। यानी सर हम समझ पा रहे हैं कि जो कृषि से उत्पादित पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों से केवल भारत की जनता का भरण पोषण ही नहीं होता, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो होती है, और 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ये जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है इसको हम लोग कृषि क्षेत्रक भी बोलते हैं, और भारत की बहुत अधिक आय इसी कृषि क्षेत्रक से भारत को मिलती है। समझ में आ रही बात? तो सर हम इस बात से अच्छे से समझ पा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उसको तुम घुमा के बड़ा चढ़ करके लिखोगे, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, अच्छा, भारत की जो भी जनसंख्या है सर उसका 2/3 भाग, यानी कि लगभग, फिर क्या कह रहा है, देखो फिर कह रहा है कि भैया कृषि की बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसके नाम को बहुत ध्यान से समझ लो, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी एक समूह के जीवन के निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। बोलो समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। तो सर उसको हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि बोलते हैं। अब एक बहुत ध्यान से समझना, और दहन का मतलब जलाना, यानी कि सर पहले काटो, फिर जितना उपयोग करना है कर लो, फिर जो बचा है उसको जला दो। जैसे लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, लोग धान यानी कि सर चावल की खेती करते हैं, उससे जो चावल पैदा होता है उसके बाद जो बाकी का और चीज जो बचता है उसको वो लोग क्या करते हैं, जला देते हैं खेतों में। पराली जला दिया, यूपी में कहीं पराली, कहीं पैरा, कहीं पे अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। ठीक, तो समझ गए यहां तक सारे बच्चों को? क्लियर? अगला सवाल देखो, अगला है हमारे पास, मतलब इसी में दूसरा कृषि का प्रकार गहन जीविका निर्वाह कृषि। यानी यह खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का भूमि पर अधिक दबाव होता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र में अगर देखूंगा, यहाँ गांव हैं बहुत सारे, तो लोग क्या करते होंगे, सिंचाई करते हैं और हम फसल को पैदा करते हैं। अगली कृषि होती है जो कि हमारी क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि। सर इसका मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है, हम जो खेती कर रहे हैं इस खेती से हम लाभ कमाएंगे। ये हम पैसों के लिए कर रहे हैं, पेट के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। मतलब खाना पीना नहीं है, हमें क्या करना है, पैसे चाहिए। तो ये वाणिज्यिक कृषि है। ये क्या होती है?
चल जैसे आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार चाहिए उनको, बीज रासायनिक उर्वरक प्रयोग करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, अधिक पैदावार चाहिए। फिर उसके बाद है सर रोपण कृषि। सर रोपण कृषि क्या है समझिएगा, एक छोटे से भाग पे पहले बीज डाल करके क्या किया जाता है, फसल पैदा की जाती है। ठीक, पूरी अभी तरीके से नहीं, छोटी छोटी तैयार हुई, फिर उसको एक बड़े से भाग में रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि को हम रोपण कृषि बोलते हैं। जैसे गन्ना भी एक रोपण कृषि का प्रकार है। जैसे अगर हम लोग बात करें, लोग आपने सुना होगा पिपरमिंट, वो भी रोपण कृषि है। जैसे आपने सुना होगा कि धान, धान भी क्या है, रोपण कृषि का प्रकार है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताएंगे, एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर सा शॉट ले लो इसका। अब आते हैं हमारे पास अगला, मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, तो इसको कैसे लिखोगे देखो जरा ध्यान से, कि राज्य का कोई भारत में धर्म नहीं है। ये चीजें मैं आपको पहले अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, कर चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा। भारत में किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे आप उत्तर प्रदेश चले जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मुस्लिमों का राज्य है। बहुत अच्छे से देखते होंगे कि इंग्लैंड में ईसाई धर्म है, ठीक, और सर पाकिस्तान में इस्लाम, लेकिन भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, लेकिन भारत में बोल सकते हैं कि केवल हिंदू हैं? नहीं बोल सकते। बोलो क्या समझ में आई ये बात? अगला देखो, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी भारत के जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्यों अधिकार प्राप्त हैं? क्योंकि भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आज मैं हिंदू हूं, यदि मैं कल चाहूं कि मैं अपना हिंदू धर्म छोड़ करके मैं इस्लाम धर्म अपना लूं, तो भारत की सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। भारत की सरकार कहती है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, हम नहीं आपको रोक सकते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब है अगर वो रोक देगी, इसका मतलब फिर भारत जो है एक धर्म को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं होता है भारत में। सर धार्मिक संस्थाओं की क्या है, स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक समूहों संस्थाओं को यह अधिकार है कि वे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करें। इसके अंतर्गत वे संस्थान धार्मिक कार्यों के संचालन, संपत्ति प्राप्त करने, प्रशासन के लिए स्वतंत्र हैं। यानी अगर इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति भारत सरकार के पास अपनी याचिका लेकर के जाएगा कि मुझे ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो वो पास होगी, उसके ऊपर सोचा जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विरुद्ध ना हो। यानी अगर कोई भी काम नैतिकता के विरुद्ध होगा तो रोका जाएगा, ऐसे नहीं रोका जाएगा। सर धर्म में राज्य का दखल, यानी धर्म में राज्य का दखल, भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करना चाहता है। ठीक, शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार भी देता है। ठीक, आई होप ये बात बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, तो आई होप ये बातें बढ़िया से क्लियर हो गई। यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट। कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। अच्छा, ये कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर जो वस्तुओं को कंज्यूम करता है। जैसे मैं इस माउस का उपयोग कर रहा हूं, यानी मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं। समझ गए? मैं कंज्यूमर हूं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, होगी संस्कृत की क्लास और कंप्यूटर, बल्कि मैदा भरा हुआ था। ठीक, आप कोई भी वस्तु मार्केट से खरीद के जाए, लेकर के आए, वो कैसी है? नकली है, असली है ही नहीं। ठीक, तो सर वो उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट, नाप तौल। नाप तौल में क्या हो रहा है? नाप तौल में क्या हो रहा है? नाप तौल में गलती हो जा रही है। एक गलती ना कहें, नाप तौल में गड़बड़, है ना, नाप में आपको दे दी जाती है। तो चलिए अभी चौथा पॉइंट हम आपको लिख करके बताएंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान से। व्यापारी, उत्पादक और विक्रेता अन्य तरीकों से क्या करते हैं? उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूं कैसे करते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कैसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ प्रमुख तरीके हैं। जैसे पहला, कम नापना और तौलना। कम नापा जाता है, कम तौला जाता है। बहुत से चालाक और लालची दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीजें कम माप के तौल के दे देते हैं। नीचे बट्टा लगा लिया, है ना। फिर दूसरी चीज, घटिया सामान और
नकली उत्पाद दे दिया, ठीक सर, घटिया सामान दे दिया, ठीक। आ रही मेरी बात सुनिए। दूसरी चीज सर, अधूरी या गलत जानकारी दे दी, अधूरी जानकारी या गलत जानकारी दे दी, ठीक। यानी कि सर आप मार्केट में कोई चीज खरीदने गए, उसके ऊपर पूरी जानकारी लिखी ही नहीं है, तो अधूरी जानकारी मिली या गलत जानकारी मिली, या गलत जानकारी मिली। तो सर हमें अच्छे से बातें समझ में आ रही है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारे पास कि सुरक्षा उपायों की अवहेलना कर दी जाती है। मतलब जो सुरक्षा उपाय, आप जो सुरक्षा के उपाय हैं उनकी अवहेलना। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, इस समय ठंड का मौसम है, इस समय ठंड का मौसम है, तो आईएसआई का मार्क गलत तरीके से लिखा होता है। मतलब बहुत अच्छे समझना, आईएसआई मार्क ऐसे बन रहा है ना, और इसी में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी, ये एस ऐसे बना दिया, देखने वाले को लग रहा है आईएसआई लिखा है, नजर का फेर है, एक नजर का फेर है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे आप लोग जानते हो कि कोई भी एक जैसे टाटा नमक है ना, टाटा नमक, ठीक, टाटा नमक होता है। अब टाटा नमक ऐसे होता है, अब टाटा नमक की जगह पे किसी ने बना दिया तोता नमक। देखने में क्या लग रहा है, अब बच्चे पैकेट का कलर वगैरह वैसा ही है सब कुछ। कोई मार्केट में खरीदने गया, पैकेट पकड़ाई गई, टाटा की जगह तोता नमक खरीद के ले आया, ऐसा होता है। बोलो समझ में आ रही बात? तो सर इस प्रकार की चीजें होती हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर आगे देखो, जैसे कुकर प्रेशर में खराब सेफ्टी वॉल्व लगा दो, भयंकर दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए कुकर वॉल्व कभी भी खरीदिए तो आईएसआई मार्क वाला खरीदिए, इनमें आप लापरवाही करिए ही मत। मैम 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। कूलर खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, स्कूटर खरीदी, कार खरीदी, पर उसकी सर्विस अच्छे से नहीं हो रही है। मैंने ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए लिखी हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, आप पेपर में अच्छे से लिख करके आए। बोलो क्या समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर? चलिए अब